तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत ये जानेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और किस तरीके से एक बीजीय व्यंजक को किसी दूसरे बीजीय व्यंजक से भाग दिया जाता है। और यह भाग देने की जो इसमें विधि होती है, इसी भाग विधि के द्वारा हम चाहें तो एक बीजीय व्यंजक दूसरे बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है कि नहीं है यह भी पता कर सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड और भाग ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कोई किसी का गुणनखंड है तो पक्की बात है कि गुणनखंड से वो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2 होते हैं ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों 4 के गुणनखंड हैं, ये गुणनखंड है, तो इससे अगर इसको भाग दिया जाएगा तो पक्का पूरा कट जाएगा, जीरो शेष बचेगा। क्या बचेगा? जीरो शेष। तो हमने क्या किया, भाग दिया। अब भाग देने पर जब जीरो शेष आ गया तो ये हम कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। मतलब भाग दिया और भाग देने पर क्या आ गया, शेष जीरो आ गया। शेष क्या आ गया? जीरो। तो हमने ये कह दिया कि ये इसका गुणनखंड है ना। और जब गुणनखंड है, देखो दोनों चीज समझ रहे हो, भाग से ये तय हुआ कि गुणनखंड है कि नहीं। और भाग देने की विधि तो हम आपको बताने ही जा रहे हैं, है ना। तो पहले हम लोग जैसे मान लीजिए कि कोई बीजीय व्यंजक होगा तो उसको किस तरीके से भाग देंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कक्षा 6 से शुरू हो जाता है। जो शुरुआत है बीजीय व्यंजक की वो आपको कहां से मिलती है? कक्षा 6 से मिलती है। और कक्षा 6 में बहुत आसान शब्दों में बताया गया है कि जो गणित होती हैं वो मुख्यतः आपके टाइम में तो दोनों सब एक ही में हो गई हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो गणित 2 भाग में आया करती थी। कितने भाग में? 2 भाग में। एक हुआ करती थी अंक गणित और दूसरी हुआ करती थी बीज गणित और रेखा गणित। बीज गणित और रेखा गणित दोनों एक ही में रहता था। तो जो बीज गणित वाला जो पोर्शन होता है उसी को हम लोग अलजेब्रा या फिर बीज गणित कहते हैं, है ना। कहने का मतलब जो बीज गणित वाला पोर्शन होता है वही पूरा का पूरा जो है अब आपके एक ही किताब में दे दिया गया है। तो हमको पहले समझना होगा कि ये बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात, जब बीजीय व्यंजक की बात हो रही तो इसमें एक शब्द आ रहा बीज, है ना। क्या रहा? बीज। अब ये बीज क्या है पहले तो ये समझ लो। व्यंजक क्या है दूसरा शब्द है ना। अब देखो, हमने जब गणित में कई बार सवालों को लगाना शुरू किया होगा तो उसमें गणित क्या करता है, एक चीज ज्ञात है और दूसरी अज्ञात है। तो ज्ञात चीज से हम अज्ञात चीज को निकाल लेते हैं। यही तो करते हैं ना, यही तो करते हैं। अगर मान लीजिए ये कहा जाए, मैं एक सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जेब में कुछ रुपए हैं। कितने रुपए हैं? कुछ रुपए हैं। ऐसे मैंने जेब में डाल लिया, मेरी जेब में कुछ रुपए हैं। एक इधर रखा हूं अभी। मेरी जेब में कुछ रुपए हैं, हमको पता नहीं इसमें कितना है, हमको पता नहीं है। ये जेब है, बंद है, ठीक है। अगर हमको ये पता है कि ये 10 रुपए है, कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए इसमें मैं और मिला दूं, 10 रुपए मैं इसमें और मिला दूं तो ये 30 हो जाता है। तो हमें 2 चीज पता लग रही, एक बाद में जो हो जा रहा, क्या हो जा रहा? 30। ये हो जा रहा है ना, ये हो जा रहा ना। और मिलाया क्या था? मिलाया क्या था ये पता लगा, 10। अज्ञात क्या था? कुछ रुपए।
क्या चीज? कुछ रुपए ये अज्ञात था। कुछ कोई चीज तो होती नहीं, गिनती थोड़ी है कोई की। कुछ रुपए, कितने रुपए? 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। तो ये अज्ञात था, ये दोनों ज्ञात थे। दोनों ज्ञात राशियों की मदद से अज्ञात राशि हम लोग निकाल लेते हैं। अभी तो तुम मोटा मोटा बता दोगे ऐसे कि कुछ रुपए था, 10 रुपए मिलाए तो 30 हो गया, तो फट से आप क्या करोगे? दिमाग दौड़ाओगे, हाँ 30 में से 10 घटा दो, 20 रुपए था, 20 रुपए था, यही तो आएगा ना। लेकिन कई बार ऐसा हो जाए कि एक थैले में कुछ चने थे, उसमें से इतने चने और मिला दिए गए, फिर इतने चने जो मिलाए गए इनका 2 गुना कर दिया गया, 2 गुना करने के बाद इसको इतने से भाग दे दिया गया, फिर उसके बाद इतने चने बचे। अब बताओ कितने चने थे? तो ये थोड़ा कठिन हो गया, स्तर बढ़ गया। अभी तो यहां पर आप ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लोगे कि हाँ 30 में से 10 घटा दो, 20 थे। लेकिन जब स्तर हमने बढ़ा दिया तो वहां पर अब आपको अज्ञात चीज को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको दिमाग में तुम कैलकुलेट ऐसे नहीं कर पाओगे। कुछ चने थे, फिर कुछ चने और मिलाए गए, फिर उनका वर्ग किया गया, उनको जोड़ा गया, घटाया गया, भाग दिया गया। जब ढेर सारी बाइनरी ऑपरेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग होने लगती तो वहां पर फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो कहने का मतलब जो अज्ञात राशियां होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए कुछ स्पेशल तरीके के लेटर्स बनाए गए, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, का, खा, गा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, एल, एम, एन, है ना। इनको कहा गया अचर। क्या कहा गया? सॉरी, चर। क्या कहा गया? चर, या फिर वेरिएबल। क्या चीज? इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ये क्या है? चर है। और ये चर किसको निकालने की कोशिश करेंगे? जो चीज अज्ञात रहती है उसकी जगह पर इनको मान लिया जाता है। कैसे मान लेते हैं? देखो, जैसे कहा गया कुछ रुपए थे, तो हम मान लेते हैं कि माना x रुपए थे। कितने थे? फिर उसने कहा कुछ मिला लिया मतलब इसी में बढ़ गया ना। मिलाने के बाद अब हो जा रहा रिजल्ट कितना हो जा रहा? 30। इसका मतलब जो कुछ था उसमें ये मिल गया 10, दोनों मिल करके अब जो बराबर हो रहा, कितने के बराबर हो रहा? 30 के। अब अज्ञात राशि यहां से हम निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 10 को उधर भेज देंगे तो 30 माइनस 10 यानी कि क्या हो जाएगा? 20 रुपए। 30 माइनस 10 यानी कि 20 रुपए। अज्ञात राशि x हमारी मिल गई कितना? 20। मतलब कुछ रुपए जो थे वो कितने रुपए थे? 20 रुपए थे, है ना। अब देखो, कहने का मतलब यह है हमारा कि अज्ञात राशि को हम व्यक्त कर लेते हैं कुछ विशेष अक्षरों के द्वारा। उन अक्षरों को चर कहा जाता है, और जो हमें ज्ञात होती है वो अचर होते हैं, वो फिक्स होते हैं। जो ज्ञात है, जिसको हम जानते हैं कि हाँ ये 10 रुपए है, तो 10 रुपए बदल थोड़ी सकता है। लेकिन x को हम जानते थोड़ी, अज्ञात राशि को दिखा रहा। किसको दिखा रहा? अज्ञात राशि। हमको पता है कुछ रुपए है, अब कुछ का मतलब क्या है? पक्का थोड़ी पता है कि 10 की है कि 20 की है कि 100 की है, क्या है? तो वो अज्ञात राशि है। अब सोचो, इसीलिए इनको चर कहा जाता है। चर का मतलब चल। क्या चीज? चल का मतलब चलायमान। क्या चीज? चलायमान। और चलाय का मान का मतलब जो स्थिर ना हो, जो स्थिर ना हो। कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि चर इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्थिर क्वांटिटी नहीं है, ये बदलने वाली चीज है, फिक्स नहीं है। लेकिन ये तो पक्का पता है ना कि 10 रुपए है, और ये भी पता है कि ये कितना है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये दोनों क्या हैं? ये अचर हैं। क्या हैं? अचर। इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग
लिखा जाता है एक शब्द कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बिल्कुल भी ना बदले। 10 रुपए है तो 10 रुपए है, वो 9 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चर और अचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चर किसको दिखाता है? अज्ञात चीजों को। अज्ञात चीजें फिक्स नहीं होती हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है चर। क्या कहते हैं? चर मतलब जो बदल जाएं, चलायमान हो। और जो ज्ञात चीजें हैं वो फिक्स होती हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है अचर, मतलब जो चले ना, फिक्स रहे, बदले ना। अब देखो, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये एक्स वाई जेड का खा गा है, ये सब क्या है? चर हैं। जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, जो फिक्स हैं एकदम, है ना, वो क्या है? अचर हैं। जैसे 2 3 4 5 8 9 कुछ भी लिख दो, ये सब क्या है? अचर हैं। ये अचर हैं, ये अचल हैं, ये बदलते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं। अब देखो, बीजीय व्यंजक शब्द कैसे आना शुरू हुआ? बीजीय, ये बीजीय कुछ और नहीं होते, यही जो वेरिएबल होते हैं, जो चर होते हैं, इन्हीं को बीज भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? और इनके और इनके यानी कि चर और अचर, चर और अचर दोनों को मिला करके, अब वो चाहे उनके साथ जोड़ का रिलेशन बने, मतलब चर और अचर के साथ चाहे जोड़ का रिलेशन बने, मतलब प्लस का, और चाहे माइनस का, चाहे प्लस का चाहे माइनस का। जब अब जैसे यहां पर मिलाने की बात हुई थी तो x + 10 बन गया था, बन गया था ना x + 10। अगर ये कहता निकाल लिया जाए, निकाल लिया जाए के केस में क्या हो जाता? यहां माइनस हो जाता। जैसे मैं क्वेश्चन को घुमा देता और कहता कि 10 रुपए निकाल लिए गए, तो निकाल लेने के का मतलब क्या हो गया? उसमें से कम हो गए, फिर यहाँ पे क्या लगाया जाता? माइनस लगाया जाता ना। कहने का मतलब यह है कि चर और अचर दोनों को चाहे प्लस के साथ चाहे माइनस के साथ अगर लिखा हुआ मिले, जैसे x + 5 मैंने लिख दिया, तो ये जो रूप दिख रहा है इसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। ये व्यंजक हो गया। क्या हो गया? व्यंजक, एक्सप्रेशन। व्यंजक मतलब किसी चीज को व्यक्त कर रहा है। ये क्या कर रहा? व्यक्त कर रहा। क्या व्यक्त कर रहा है? कुछ था, उसमें 5 और मिल गया, 5 और उसमें शामिल हो गया, इस बात को ये व्यक्त कर रहा है। बात क्लियर? जैसे मैं लिख दूं y - 10, ये एक व्यंजक है। ये बता रहा है कि कोई क्वांटिटी थी, उसमें से 10 क्या कर लिए गए हैं? निकाल लिए गए हैं। क्लियर है बात? अगर मैं ऐसे लिख दूं x² - 2, तो ये बता रहा कुछ था, कोई राशि थी, उसके वर्ग में से 2 निकाल लिया गया है। तो एक बात तो बता ही रहा ना ये। अब x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है भाई। किसी कपड़े की लंबाई रही होगी, या कुछ रुपए रहे होंगे, या कुछ लीटर तेल रहा हो, कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है ना। मतलब जो भी था उसका वर्ग किया गया, उसके वर्ग में से 2 रुपए निकाल लिए गए हैं, इस बात को ये व्यक्त कर रहा है। इसलिए ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। अगर मैं पूछूं क्या ये बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता? केवल x है? इतना तो बता ही रहा है ना कि कोई एक अज्ञात राशि है, इसके साथ ना कोई जुड़ा है, ना घटा है, और ना गुणा हुआ है, ना भाग हुआ है ना। अब यहां पर एक बात और समझ लो, जैसे मैं एक और बना देता, मान लीजिए x3 + 2x - 5 ऐसे बना दिया, ये भी एक बीजीय व्यंजक है ना। अब यहां पर एक बात और आपको समझना है, जैसे यहां पे x अकेला है ना, अकेला। यहां पे देखो ये 2 ही हैं भाई, एक x² है और एक माइनस का 2 भी तो उसके साथ है। यहां भी देखो 2 लोग हैं, यहां भी देखो 2 लोग हैं, यहां कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। इनको कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। यहां पर जो पद है वो एक पद है।
क्या है? यहां पर कितने पद हैं? ये द्विपदीय व्यंजक है। कितने पदीय? द्विपदीय व्यंजक। ये कितना पदीय व्यंजक है? ये भी द्विपदीय है। द्विपदीय, दो पद है इसमें, है ना? ये भी कितना है? द्विपदीय। लेकिन ये 1 2 3, ये त्रिपदीय है। कितने पदीय है? त्रिपदीय व्यंजक। तो यहां पर हमने ये जान लिया कि पद कैसे डिसाइड हो रहा। पद का मतलब ये हो गया कि बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, उसकी वजह से जो 2-3 पार्ट बन जाते हैं। अब बेटा ये 2-3 पार्ट बनना नहीं है, कायदे से तो यूं देखा जाए कि इनमें 3 बातें शामिल हुई हैं। 3 बातें, 3 पद शामिल हुए हैं, 3 वाक्य शामिल हुए हैं। कोई कुछ था, उसका 3 गुना किया गया, एक बात। फिर जो था उसका 2 गुना करके उसमें जोड़ा गया। भाई x था मान लीजिए, तो उसका 2 गुना करके उसमें जोड़ा गया। तीसरी बात क्या? तीसरी लाइन क्या बोली जा रही है कि जो तैयार हुआ था इससे, उसमें से 5 कम कर दिया गया। तो 3 बातें हो गई ना इसमें, इसीलिए ये 3 पदीय है। शॉर्टकट में याद करने के लिए हम लोग ऐसे बता देते हैं कि देखो प्लस और माइनस से जो अलग अलग किए जाएं वही पद हो गए। तो 2 की प्लस माइनस लगा है तो 3 पद हो जाएंगे, है ना? 1 की प्लस माइनस लगा है तो 2 की पद रही है ना? एक पदीय क्या होता है, द्विपदीय क्या होता है, त्रिपदीय क्या होता है, ये समझ गए। अब इसके बाद हमको समझना घात, बीजीय व्यंजक या फिर बहुपद की। अच्छा ये भी समझ लो, इनको आप बहुपद भी कह सकते हो। बहुपद मतलब बहुपद, देखो बहुपद इसका मतलब होता क्या है? बहुत से पद, मतलब एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद। अब देखो जैसे इसमें एक पद है, ये एक पद वाला बहुपद है, द्विपद वाला है, द्विपद वाला है, 3 पद वाला, ये भी तो बहुपद है भाई। 3 पद हो गए, बहुपद ही तो है ना? तो बहुपद, बीजीय व्यंजक, सब एक दूसरे से मिलती जुलती चीज है। अब देखो एक चीज होता है पद और एक चीज होता है घात। बीजीय व्यंजक की घात या बहुपद की घात। तो बहुपद की घात, एक चीज और मिल सकती है आपको जानने को, घात क्या होती है। अभी यहां हमने ये जाना कि बहुपद के पद, अब हमको जानना है बहुपद की घात। जो भी बहुपद या फिर जो भी बीजीय व्यंजक हो, उसमें जो भी चर हो, कोई ना कोई चर उसमें लगा ही रहेगा। जैसे x इसमें लगा है, इसमें y लगा है ना? जो भी चर हो उसमें लगा, उस चर की अधिकतम घात कितनी है। जैसे इसमें देखो एक ही चर है और इसकी घात कितनी है? एक है छिपी, एक घात छिपी रहती ना। इसमें देखो इसकी घात कितनी है? 2 है। इससे बड़ी घात तो नहीं है कोई ना इसमें। इसमें देखो x यहां भी है, यहां भी, लेकिन सबसे बड़ी घात किसकी है? इसकी, 3। तो देखो जो घात होती है, ये एक घात वाला बहुपद है। कितने घात वाला? एक घात। ये 2 घात वाला बहुपद है और ये 3 घात वाला बहुपद है। तो बहुपद की घात आप समझ गए हो, बहुपद के पद समझ गए हो, बीजीय व्यंजक क्या होता है समझ गए हो, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, क्यों इनके नाम चर और अचर पड़े हैं, ये भी आपको पता लग गया है। अब देखेंगे हम लोग, क्योंकि रिवीजन हो गया पिछली क्लासेस का, अब देखेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग किस तरीके से किया जाता है। और हम लोग ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई होगी, तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताते हैं। पहले बताएंगे एक पदीय बहुपद को एक पदीय बहुपद वाले से भाग कैसे दिया जाता है, मतलब एक पद वाले व्यंजक को एक पद वाले व्यंजक से भाग। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कितना